अभी तक जो हम लोगों ने अरिथमेटिक सर्किट्स में कवर किया है, तो हम लोगों ने क्या क्या देखा है? हम लोगों ने देखा है हाफ एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल एडर और फुल सब्ट्रैक्टर। लेकिन इन सभी में कॉमन बात क्या थी? इनमें कॉमन बात ये थी कि हम लोग 1 बिट के इनपुट्स को ऐड कर रहे हैं। लेकिन बात ये आती है कि प्रैक्टिकली 1 बिट के इनपुट्स में कभी काम नहीं होता है। काम जो होता है वो मल्टीपल बिट्स के ऊपर होता है। जैसे एक चीज सोच के देखो, हम लोग लैपटॉप चलाते हैं, डेस्कटॉप चलाते हैं, ज्यादातर लोग विंडोज यूज करते होंगे। अब विंडोज में दो तरह की विंडोज जनरली देखी जाती हैं, 32 बिट विंडोज या 64 बिट विंडोज। अब उसमें क्या होता है? 32 बिट विंडोज का मतलब है इसके अंदर जो भी ऑपरेशन चलेंगे वो 32 बिट नंबर्स को एक साथ डील किया जाएगा। 64 बिट विंडोज का क्या मतलब है कि एट अ टाइम 64 बिट्स पे काम किया जाएगा। इसका मतलब 1 बिट को तो प्रैक्टिकली यूज करते ही नहीं है, हमेशा यूज की जाती है मल्टीपल नंबर ऑफ बिट्स। इतनी बात क्लियर है? तो आज हम लोग क्या देखेंगे, जब 1 बिट से ज्यादा बिट्स के इनपुट होते हैं तो उनका एडिशन कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो पहले देखो, अगर 4-4 बिट के बाइनरी नंबर ले लें, जैसे ए है, ये है A3, A2, A1, A0 और B है B3, B2, B1, B0। सपोज ये है। अब मुझे इन दोनों का सम करना है। अब देखो एक चीज मान के सोचो कि इनिशियली सपोज कैरी आ रही है C0, ये है इनिशियल कैरी जो कि मैं इसमें एज एन इनपुट दे रहा हूं। इसका बाद में सिग्निफिकेंस भी देखेंगे, इसका यूज कैसे कर सकते हो प्रैक्टिकली। मान लो इनिशियली एक कैरी आ रही है, इनिशियली अगर एक कैरी आ रही है तो इन 3 बिट्स का सम करोगे, उसे बोला S0। और हो सकता है कुछ कैरी जनरेट हो, उसे बोल दिया C1। फिर ये 3 बिट्स का सम होगा, सम आ गया S1। यहां से जो कैरी जनरेट हुई वो हुई C2। फिर ये 3 बिट्स का सम किया, उसे मैंने लिख दिया S2। और यहां से जो कैरी जनरेट हुई C3। फिर इन 3 बिट्स का सम S3 और जो कैरी जनरेट हुई वो हो गई C4। तो इस तरह सम करोगे। अब देखो इसके अंदर हर बिट के ऊपर कितने नंबर्स का सम किया जा रहा है? 3 नंबर्स का। कौन कौन? एक कैरी, एक A इनपुट और एक B इनपुट। और मुझे पता है 3 बिट को ऐड करने के लिए कौन यूज किया जाता है? हम लोग यूज करते हैं फुल एडर का। 3 bits can be added by full adder। ये बात क्लियर है? तो यहां मैं हाफ एडर का यूज नहीं करूंगा, किसका यूज करूंगा? फुल एडर का, क्योंकि मैं कितनी बिट्स को साइमल्टेनियसली ऐड करना चाहता हूं? मैं 3 बिट्स को साइमल्टेनियसली ऐड करना चाहता हूं। और कितने बिट के नंबर है? 4-4 बिट के नंबर है। और हर स्टेज में एडिशन के कितनी बिट्स यूज हो रही है? 3 बिट्स यूज हो रही है। ठीक है? अब हर एडिशन को परफॉर्म करने के लिए अगर एक फुल एडर लगाया जाए तो यहाँ कितने फुल एडर कनेक्ट करने पड़ेंगे भाई? यहां कनेक्ट करने पड़ेंगे 4 फुल एडर, एक A0 B0 के लिए, एक A1 B1 के लिए, एक A2 B2 के लिए और एक A3 B3 के लिए। तो अगर इस तरह का सर्किट बनाते हो, जब हम लोग ये बोल रहे हैं 4 फुल एडर आर रिक्वायर्ड, अगर हम लोग ऐसा बोल रहे हैं तो इसको बोलते हैं पैरेलल एडर। पैरेलल एडर क्यों? क्योंकि 4 एडर पैरेलली काम करेंगे एक एक बिट को ऐड करने के लिए। तो एक एडर अगर एमएसबी को ऐड कर रहा है तो पैरेलली दूसरा एडर किसे ऐड कर रहा होगा? एलएसबी को। ये बात समझ आ रही है? तो चारों एडर पैरेलली काम करते हैं और उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल एडर। अब देखो 4 बिट का पैरेलल एडर डिजाइन कैसे करोगे? सबसे पहले मैं एलएसबी से लेके चलता हूं। तो एक फुल एडर मैंने लगाया, देखो। अब इसके अंदर 2 बिट जा रही होंगी, एक तो A0 और एक हमारी B0। ये दोनों बिट आ गई। और इसके अंदर एक कैरी जा रही होगी C0। अब यहां से एक सम जनरेट हुआ S0
और दूसरी कैरी जनरेट हुई C1। अब देखो ये दूसरा फुल एडर हो गया, ये अगली बिट्स को ऐड करेगा A1 B1, इसको भी एक कैरी इनपुट की जरूरत है और ये भी एक सम आउटपुट देगा इस तरह से और एक कैरी आउटपुट देगा। अब ऐसे तीसरा फुल एडर होगा, ये ऐड करेगा अगली बिट को A2 B2, इसके अंदर भी एक कैरी इनपुट होगा, ये भी एक सम का आउटपुट देगा और यहां से भी एक कैरी जनरेट होगी। और चौथा जो फुल एडर है वो किसे ऐड करेगा, वो ऐड करेगा MSB को हमारी, तो A3 B3, यहां पे कैरी इनपुट आ जाएगा, ये सम देगा S3 और ये कैरी आउटपुट देगा C4। अब देखो पहले सम से जो कैरी जनरेट हुई वो अगले सम में यूज होनी चाहिए, तो ये कनेक्शन ऐसा बनेगा। ऐसी सेकंड सम से जो कैरी जनरेट हुई वो थर्ड सम में यूज होगी और थर्ड सम से जो कैरी जनरेट हुई वो फोर्थ सम के अंदर यूज होगी। ठीक है, यानी एक फुल एडर से बनने वाली कैरी अगले फुल एडर के लिए क्या काम करती है, कैरी इनपुट का, और इनिशियली एक कैरी इनपुट हम लोग यहां से दे रहे हैं। अगर देखो ये इनिशियली कैरी इनपुट ना दिया होता, ये C0 ना होता, तो कितनी बिट ऐड करनी पड़ती यहाँ पे, 2 बिट। 2 बिट को तो मैं एक हाफ एडर से भी ऐड कर सकता था, तब मैं ये कहता एक हाफ एडर और 3 फुल एडर से भी काम चल सकता है अगर ये कैरी इनपुट ना हो। लेकिन अगर कैरी इनपुट है तो क्या यूज करना पड़ेगा, 4 फुल एडर। तो ऑलवेज जो है सेफर ऑप्शन यही रहता है कि 4 फुल एडर लेके चलो, ताकि तुम्हारी मर्जी है कैरी इनपुट लेना है या नहीं लेना। माना हार्डवेयर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बट इसमें फायदा क्या है कि हमारे हाथ में कि इनिशियल कैरी हम लोग यूज करें या नहीं करें। हाफ एडर में एक कंपल्शन हो जाएगा कि इनिशियल कैरी ले ही नहीं सकते हो, वहां इनिशियली सिर्फ कितनी बिट ऐड हो सकती हैं, 2 बिट। तो इसीलिए हम लोग किसका यूज करते हैं ज्यादातर, कि 4 फुल एडर से बनाया जाए एक पैरेलल बाइनरी एडर। ठीक है, इसको पैरेलल एडर भी कह सकते हो या पैरेलल बाइनरी एडर भी कह सकते हो। अब देखो क्या होता है कि अगर डिले की बात करें, प्रोपगेशन डिले की बात की जाए, तो अगर हम लोग एक फुल एडर के सर्किट की बात करें, फुल एडर के अंदर 2 आउटपुट होते हैं, सम और कैरी। तो सम कैसे मिलता है भाई, हमने देखा था फुल एडर में 3 बिट का एक्सओर किया जाता है, तब क्या मिलता है, सम। तो पहले 2 का एक्सओर करते हैं और फिर तीसरा किसके साथ एक्सओर होता है, जो तीसरी हमारे पास कैरी इनपुट होती है। ठीक है, ये आ जाता है। और ऐसे ही कैरी का क्या एक्सप्रेशन था भाई, सम का एक्सप्रेशन तो सिंपल था, AI एक्सओर BI एक्सओर CI। कैरी का क्या एक्सप्रेशन था, CI + 1 इज AI BI BI CI और AI CI। तो कैरी का एक्सप्रेशन क्या था, कैरी का एक्सप्रेशन देखो सर्किट में कैसे दिखाओगे, 3 बार एंड ऑपरेशन करना है, और फिर क्या करना है, इसके अंदर एक और का ऑपरेशन और करना है। तो देखो दोनों एक तरह से 2 लेवल सर्किट हो गए। 2 लेवल सर्किट का मीनिंग क्लियर है। तो जो एक स्टेज होती है उसे एक लेवल बोला जाता है। तो यहां पहली स्टेज कौन सी है सर्किट में,
पहली स्टेज है एंड वाली और सेकंड लेवल कौन सा है, और वाला। ऐसे यहाँ फर्स्ट लेवल क्या है, जोर, और सेकंड लेवल भी क्या है, जोर। अब देखो कैरी बनने में कितना डिले आएगा, कैरी बनने में कितना डिले आएगा, एंड गेट का डिले प्लस और गेट का डिले, और सम बनने में कितना डिले आएगा, 2 टाइम्स टी एक्सॉर। तो अब मैं दो डिलेस की बात करूंगा, एक तो सम का डिले और एक कैरी का डिले, और मैं दोनों को क्या मान के चल रहा हूं, डिफरेंट मान के चल रहा हूं। एक है टी सम और एक है टी कैरी। अब देखो ये चीज समझना टाइमलाइन कैसे चलती है। देखो ऑल या A3 A2 A1 A0 ये 4 बिट का नंबर है, एंड B3 B2 B1 B0 and C0 are available at t equal to 0। ये सारे इनपुट मुझे मिले हुए हैं और कब मिल चुके हैं, t equal to 0 पे मिल चुके हैं। अब मुझे ये पता लगाना है डिले कितना आएगा हर आउटपुट का। तो देखो मेरे पास 4 बिट के दोनों नंबर हैं और एक कैरी इनपुट है, कहां पे, t equal to 0 पे। अब ये पहला फुल एडर अपना काम शुरू करता है, तो ये सम कितनी देर में देगा, तो देखो S0 किस टाइम पे मिल जाएगा, ये मिल जाएगा टी सम पे, और C1 कितने टाइम पे मिल जाएगा, टी कैरी पे। ठीक है, इतना ही तो डिले मैंने बताया कि कैरी का डिले एंड प्लस और सम का डिले 2 टाइम्स एक्सॉर। तो यानी कि कैरी कितनी देर पे मिल जाएगी, टी कैरी पे, और सम कितने टाइम पे मिल जाएगा, टी सम पे। अब इसका जो कैरी है वो अगले के लिए तो इनपुट का काम कर रहा है, तो अगला फुल एडर तब तक एडिशन नहीं करेगा जब तक पिछले वाले स्टेज की कैरी उसे ना मिल जाए। यहां एक चीज याद रखो, मैं बात कर रहा हूं वर्स्ट केस की। ठीक है, तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, वर्स्ट केस। वर्स्ट केस में क्यों कह रहा हूं, देखो एक चीज समझना, जब तक सर्किट नहीं चलेगा, जब तक तुम कोई इनपुट नहीं लगाओगे तो हर सिग्नल की वैल्यू रहेगी 0। ठीक है, जब तक कोई इनपुट नहीं लगाओगे हर सिग्नल की वैल्यू क्या रहेगी, 0। अब क्या होता है, इसका मतलब है इनिशियली C1 C2 C3 C4 सब क्या थे, 0। तो इनिशियली C1 क्या जा रहा था, 0। अब अगर पहली स्टेज या पहला फुल एडर कैरी बनाएगी ना, कैसे, 1 + 0 का सम क्या आता है, 1 कैरी 0। इसका मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले सम से कैरी बनेगी ना, पहले भी कैरी 0 थी सर्किट शुरू होने से पहले, और शुरू होने के बाद भी क्या रही, 0। तो क्या इस स्टेज को कैरी का इंतजार करने की जरूरत थी, नहीं, क्योंकि 0 तो उसके पास पहले से था, आने वाला भी 0 है, पहले से भी 0 है, तो मैं वेट क्यों करूं कैरी आने का। यानी अगर मैं ये कह रहा हूं कि कैरी आने का इंतजार करेगा, तो मैं क्या मान रहा हूं, कितनी कैरी बन रही होगी, कैरी बन रही होगी 1। अगर कैरी नहीं बन रही होती तो उसे इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। तो हम किसका एनालिसिस कर रहे हैं, वर्स्ट केस। वर्स्ट केस का मतलब मैं हर स्टेज पे ये मानूंगा कि कैरी बन रही है, क्योंकि जब कैरी बन रही है तो अगली स्टेज अपना एडिशन तब तक नहीं करेगी जब तक पीछे से आने वाली कैरी उसे ना मिल जाए। ठीक है, तो दैट इज द वर्स्ट केस डिले और द मैक्सिमम डिले। एक चीज खुद सोच के देखो, आगे वाली स्टेज अपना काम तब तक नहीं करती जब तक पीछे वाली स्टेज अपना काम ना कर ले, तो ओवरऑल डिले क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले इंतजार करूंगा भाई पहली स्टेज कर ले, उसका काम हो गया तो फर्स्ट स्टेज करेगी, उसका हो गया तो सेकंड करेगी, उसका हो गया तो थर्ड करेगी। इस तरह से डिले क्या होता चला जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो हम लोग मैक्सिमम डिले निकालने की कोशिश कर रहे हैं, या ये कह सकते हो वी आर डूइंग वर्स्ट केस एनालिसिस। अब वापस आते हैं, अब देखो पहली स्टेज को A1 B1 वाली स्टेज को कैरी कब मिल गई, टी कैरी पे, टी कैरी पे मिल गई। अब ये अपना काम शुरू कर सकता है, तो ये सम कब देगा, इसका काम शुरू कब हुआ, टी कैरी पे, तो सम देने में कितना टाइम लगाएगा, टी सम।
तो टोटल टाइम कितना लग गया, टी सम प्लस टी कैरी। ये बात समझ आई? क्योंकि टी कैरी पे तो उसे इनपुट मिला है, उसके बाद वो कितना डिले और दे रहा है, टी सम, तो टोटल टाइम कितना हो गया, टी सम प्लस टी कैरी। और कैरी कितनी देर पे देगा, टी कैरी पे इनपुट मिला, टी कैरी टाइम और लेगा, तो कब देगा कैरी, 2 टाइम्स टी कैरी। ऐसे आगे आ जाओ। अब देखो इसके पास कैरी कब पहुंच रही है, C2 2t कैरी पे, तो ये अपना काम कब शुरू करेगा, 2t कैरी पे, तो ये सम कब देगा, t सम प्लस 2t कैरी। और कैरी कब देगा, 3t कैरी पे, 2t कैरी प्लस t कैरी कर दिया तो क्या हो गया, 3t कैरी। अब इसे कैरी कब मिल रही है, C3 3t कैरी पे, उसके बाद ये अपना काम शुरू करता है, तो S3 क्या होगा, t सम प्लस 3t कैरी, और कैरी कब देगा ये, 4t कैरी। अब इसका मतलब ये हुआ फाइनल कैरी किस टाइम पे मिलती है, 4t कैरी पे, और फाइनल सम कब मिलता है, t सम प्लस 3t कैरी पे। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये तो 4 बिट की बात थी ना, तो मैं ये बोलता हूं कि टोटल सम का डिले कितना हुआ, सम निकालने के लिए इट इज t सम प्लस 3t कैरी, और कैरी डिले कितना हुआ, इसको ये भी बोल सकते हो सम प्रोपोगेशन डिले और कैरी प्रोपोगेशन डिले। अब देखो ये कितने में बात हुई है, 4 बिट में, तो अगर n बिट्स के लिए इस फॉर्मूले को मैं जनरलाइज करूं, और n बिट्स वर्स्ट केस डिले, ये चीज क्लियर है ना, ये मैक्सिमम डिले की बात हो रही है भाई। मैक्सिमम डिले क्यों, क्योंकि मैं हर स्टेज पे मान के चल रहा हूं कैरी जनरेट हो रही है, और अगर कैरी जनरेट हो रही है तो जब तक पीछे से कैरी नहीं आ जाती तब तक मुझे इंतजार करना जरूरी है। अगर कैरी नहीं जनरेट होती किसी स्टेज पे तो अगली स्टेज उसके लिए वेट नहीं करेगी, वो अपना एडिशन निपटा सकती है, ठीक है। अब n बिट्स के लिए वर्स्ट केस डिले क्या होगा, तो सम डिले, सपोज ts बोल रहा हूं, तो ये होगा t सम, 3 को क्या लिख सकते हो, 4 माइनस 1 n माइनस 1 t कैरी। और कैरी डिले क्या होगा, सपोज इसको tc बोल दिया, ये 4t कैरी था तो n इंटू ठीक है। अब अगर मैं कहूं ओवरऑल डिले चाहिए तो मैक्सिमम डिले कितना हो सकता है, इट इज मैक्सिमम ऑफ ts एंड tc, क्योंकि जब तक सम और कैरी दोनों ही ना बन जाए तब तक तुम ये नहीं कह सकते कि तुम्हारा प्रोसेस पूरा हो गया, क्योंकि मुझे दोनों चाहिए, मुझे सम की भी वैल्यू चाहिए और मुझे कैरी की भी वैल्यू चाहिए। अब बात ये आती है, चलो भाई ठीक बात है वर्स्ट केस एनालिसिस किया, लेकिन क्यों, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं कि वर्स्ट केस एनालिसिस मैं निकाल रहा हूं, उसका रीजन समझो। जब मुझे ये पता चल गया मैक्सिमम कितने टाइम में मेरा समेशन पूरा होता है, कितना टाइम लगता है इस सर्किट को सम निकालने में, मैक्सिमम मालूम चल गया, तो जब मेरा सम पूरा हो जाएगा तभी मैं अगला इनपुट दे सकता हूं। मान लो मेरे को 4 एडिशन परफॉर्म करने, तो मैं दूसरा एडिशन कब करूं, दूसरा एडिशन तब करूं जब पहला एडिशन पूरा हो जाए। ये बात समझ रहे हो, मेरे पास 4-4 बिट के 8 नंबर हैं, 2-2 करके ऐड करना है, तो पहले 2 नंबर ऐड कर लो, जब वो ऐड हो चुके हो तब अगले 2 को ऐड करो। तो यानी मुझे ये मालूम होना चाहिए कि पहले 2 नंबर्स को ऐड होने में कितना टाइम लगता है, उसका मैंने मैक्सिमम वैल्यू निकाल दिया, यानी इससे ज्यादा टाइम तो कभी भी नहीं लग सकता। अगर इससे ज्यादा टाइम नहीं लग सकता तो मैं क्या कर दूंगा, मैं कहूंगा अगला इनपुट कितने टाइम के बाद आना चाहिए, Tmax के बाद, ठीक है।
तो इतने टाइम के बाद ही अगला इनपुट आना चाहिए, उससे पहले अगला इनपुट अगर आ गया तो मेरा समेशन पूरा भी नहीं हुआ होगा, उससे पहले इनपुट हो जाएगा चेंज। ठीक है, तो अगला इनपुट कितने टाइम पे आना चाहिए? अगला इनपुट, नेक्स्ट इनपुट कितने टाइम के बाद आना चाहिए? टी मैक्स के बाद। तो टी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू टी मैक्स। ये बात समझ आ रही है कि अगला इनपुट अगर टी टाइम पे आ रहा है तो वो टाइम टी मैक्स से ज्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं। कम हुआ तो ऐसा हो सकता है एडिशन पूरा होने से पहले ही नेक्स्ट एडिशन स्टार्ट हो जाए, वो चीज अनडिजायरेबल। अगर ये मुझे मालूम चल गया तो टाइम पीरियड का इनवर्स क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। जब रेसिप्रोकल लोगे तो ये मिलेगा। ठीक है, तो जो इनपुट की फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी माने कितने रेट से इनपुट बदल रहा है। जैसे देखो, अच्छा एक चीज सोचो, जब हम लोग कंप्यूटर खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, तो प्रोसेसर की स्पीड होती है ना 2 गीगाहर्ट्ज, 1 गीगाहर्ट्ज। तो ये क्या है? ये फ्रीक्वेंसी है, यानी प्रोसेसर कितनी तेजी से काम कर सकता है। सेम चीज मैं यहां बोल रहा हूं, अगर मुझे 50 बार एडिशन करना है तो मैं कितनी तेजी से एडिशन कर सकता हूं, या 1 सेकंड में कितनी बार एडिशन कर सकता हूं, वो क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हमेशा किससे छोटी रहेगी? 1/T मैक्स। तो ये ध्यान रखना, अगला एडिशन हमेशा किसके बाद करोगे? पहला एडिशन पूरा होने के बाद, इसीलिए अगला एडिशन शुड बी डन एट अ टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू टी मैक्स, उससे पहले नहीं करना। इतनी बात क्लियर हुई? वर्स्ट केस एनालिसिस से क्या फायदा होता है? इससे हमें ये पता चल जाता है कितनी फ्रीक्वेंसी का इनपुट लगा सकते हो। फ्रीक्वेंसी माने कितनी तेजी से इनपुट बदल रहे हैं, यानी पहले 4-4 बिट के नंबर ऐड किए, अगला 4 बिट का नंबर कब आएगा वो किससे डिसाइड होता है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी अगर लगा दी तो क्या होगा? पहला एडिशन पूरा भी नहीं होगा, अगला इनपुट आ जाएगा, अगला इनपुट का एडिशन पूरा नहीं होगा, तीसरा इनपुट आ जाएगा। तो तुम्हें कभी भी सही से सम देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे ही सम पूरा होता है उससे पहले ही इनपुट बदल जाते हैं और वापस सम हो जाता है चेंज। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अब देखो, इस पे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, उससे कंसेप्ट क्लियर होगा। तो देखो, क्वेश्चन गिवन है, अ पैरेलल बाइनरी एडर परफॉर्म्स एडिशन ऑफ 16 बिट्स। 16 बिट का एडिशन परफॉर्म किया जा रहा है। The delay of XOR gate is 1 nanosecond. Delay of XOR gate is 1 nanosecond. And the delay of AND OR assembly is 2 nanosecond. Calculate worst case delay to generate sum and carry. Calculate worst case delay to generate sum and carry. देखो, ये एंड और असेंबली कहां यूज हो रही थी? अभी जो मैंने सर्किट बनाया था, एंड और गेट का यूज किया गया था कैरी बनाने में, और जोर गेट का यूज कहां किया गया था? सम बनाने में। लेकिन सम बनाने में कितने जोर गेट लगे थे? 2 लगे थे ना। तो 1 नैनोसेकेंड प्लस 1 नैनोसेकेंड कितना हो गया? 2 नैनोसेकेंड। कैरी बनाने में क्या लगा था? एंड और उनका टोटल डिले ही तुम्हें कितना दिया गया है? 2 नैनोसेकेंड। ठीक है, तो सम का भी डिले है 2 नैनोसेकेंड और कैरी का भी डिले है 2 नैनोसेकेंड। तो फाइनली सम का डिले कितना होगा? यहां से देखो, टी सम यानी 2 नैनोसेकेंड प्लस n-1 टी कैरी, तो कितना आ गया? 32 नैनोसेकेंड। और टीसी कितना होता है? n इंटू टी कैरी, n इंटू 2 नैनोसेकेंड। तो n कितना है? 16 बिट है ना, तो ये भी हो गया 32 नैनोसेकेंड। यानी 32 नैनोसेकेंड में ही सम मिल जाएगा और 32 नैनोसेकेंड में ही क्या मिल जाएगी? कैरी। अच्छा, एक चीज और सोचो, अगर ये टी सम और टी कैरी बराबर हो जाए तो मैं टी सम की जगह अगर टी कैरी लिख दूं तो n-1 टी कैरी प्लस टी कैरी कितना हो जाएगा? n इंटू टी कैरी। यानी सम और कैरी का डिले अगर बराबर होता है तो ओवरऑल सम और ओवरऑल कैरी इनका डिले भी क्या आता है? सेम। और ये तो ऑब्वियस है ना, अगर हर एडर सम और कैरी सेम टाइम पे दे रहा है
तो ओवरऑल भी हमें सम और कैरी कितने टाइम पे मिलेगी, सेम टाइम पे ही मिलती है। बट डायरेक्टली याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन जो बन सकता है एग्जाम के अंदर वर्स्ट केस डिले का, वो इस फॉर्मूले पे बन सकता है। ठीक है, इसके अंदर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ करने के लिए क्या पूछ सकता हूं कि फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एडिशन, और फ्रीक्वेंसी किससे छोटी होनी चाहिए, 1/Tmax। तो 1/Tmax क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं पूछता हूं हाउ मेनी एडिशन पर सेकंड कैन बी परफॉर्म, तो तुम क्या कहोगे, 1/Tmax, इतने एडिशन हर सेकंड में हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। ये बात क्लियर होती है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला क्लियर है ना वर्स्ट केस का। अब इस पे देखो एक और क्वेश्चन अगर देखें, क्वेश्चन है a 16-bit triple carry adder, फिर से 16 बिट दे रहा है, a 16-bit triple carry adder is realized by using 16 full adder, is realized by using 16 full adder. The carry propagation delay of each full adder is 12 nanosecond. कैरी का प्रोपगेशन डिले दिया है 12 नैनोसेकेंड, एंड द सम प्रोपगेशन डिले इज 15 नैनोसेकेंड। सम प्रोपगेशन डिले इज 15 नैनोसेकेंड। फाइंड द वर्स्ट केस डिले ऑफ द एडर, वर्स्ट केस डिले ऑफ द एडर। अब देखो जब टी सम निकालोगे, टीएस, तो ये क्या होता है, टी सम प्लस n-1 टी कैरी। इस बार दोनों अनइक्वल दे रखे हैं, कितना आएगा 15 इंटू 12 180, तो ये हो गया 195 नैनोसेकेंड। और टी कैरी कितना होगा 16 इंटू 12, ये आ गया 192 नैनोसेकेंड। अब मैंने क्या बताया था, ओवरऑल प्रोपगेशन डिले कैसे निकलता है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम प्रोपगेशन डिले क्या हो गया, मैक्सिमम ऑफ 195 एंड 192, तो ये हो गया 195 नैनोसेकेंड। अब मैं ये कहता हूं फ्रीक्वेंसी मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1/195 नैनोसेकेंड। तो अगर मैं पूछूं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, क्या होगी 1/195 नैनोसेकेंड। ठीक है, तो यही मैक्सिमम वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की। ये चीज क्लियर है। तो ये तो किसका एग्जांपल हुआ, अगर वर्स्ट केस डिले निकाल रहे हो बट ये एक्चुअल डिले नहीं है, ये क्या है मैक्सिमम डिले, कि इससे ज्यादा डिले नहीं आ सकता। बट अलग अलग केसेस में हमारा डिले डिफरेंट हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा इतना ही डिले सर्किट ऑफर करेगा। इतनी बात समझ आती है। अब देखो मैंने क्या बोला, अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं पैरेलल बाइनरी एडर की, देखो अगर मेरे पास 4 बिट का पैरेलल बाइनरी एडर है, तो इसके अंदर दो पॉसिबिलिटी है कि इनिशियल कैरी ले रहे हो या इनिशियल कैरी नहीं ले। अगर इनिशियल कैरी ले रहे हो तो कितने फुल एडर लगेंगे, 4 फुल एडर। एक चीज हमने फुल एडर में देखी थी कि फुल एडर बन सकता है 2 हाफ एडर और एक और गेट से, तो 4 इंटू 2 हाफ एडर प्लस 1 और, तो कितना हो गया 8 हाफ एडर प्लस 4 और। लेकिन अगर इनिशियल कैरी है ही नहीं, इनिशियल कैरी नहीं है, तो शुरू में कितनी बिट ऐड करनी है, 2 बिट, और 2 बिट किससे ऐड हो सकती हैं, हाफ एडर से। तो अगर इनिशियल कैरी नहीं है तो एक हाफ एडर ले लो और बचे हुए 3 क्या ले लो, फुल एडर, क्योंकि पहला सम एक हाफ एडर से भी कर सकता हूं, उसमें कोई कैरी इनपुट है ही नहीं। अब एक फुल एडर को अभी हमने क्या लिखा, 2 हाफ एडर प्लस 1 और गेट। इसका मतलब ये क्या हो गया 7 हाफ एडर प्लस 3 और गेट। ठीक है ना। तो इससे हम लोग क्या बना सकते हैं, 4 बिट पैरेलल बाइनरी
एडर, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है इनिशियल कैरी है या नहीं, तो ये डायरेक्टली भी तुम निकाल सकते हो। इनिशियल कैरी है तो सारे क्या लगेंगे, फुल एडर। इनिशियल कैरी नहीं है तो पहला क्या होगा, हाफ एडर, और बाकी के सभी क्या होंगे, फुल एडर। इतनी बात समझ आती है। अब देखो, ये तो था वर्स्ट केस डिले। अब बात करते हैं एक्चुअल प्रोपगेशन डिले। अब जैसा मैंने बताया, वर्स्ट केस डिले में मैं ये मान के चल रहा हूं कि हर स्टेज एक कैरी जनरेट कर रही है और वो कैरी अगली स्टेज के लिए नेसेसरी है, तभी वो क्या कर पाएगी, एडिशन कर पाएगी, ठीक है, वरना वो एडिशन नहीं कर पाएगी। लेकिन अब एक्चुअल अगर प्रोपगेशन डिले निकालना है तो हमें बात करनी होगी एक्चुअल इनपुट की। तो एक काम करता हूं, एक फुल एडर का सर्किट बना लेता हूं, जो हमने पहले भी बनाया था। फुल एडर का सर्किट हमने कैसे बनाया था, अगर जोर गेट की मदद से बना रहे, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया था कि 2 बिट का हो गया था हमारा जोर, जो मैंने हाफ एडर और गेट वाला सर्किट बताया था भाई, 2 बिट का जोर हो गया था, और इन्हीं 2 बिट का क्या हो गया था, एंड। अब मैं वही सर्किट बना रहा हूं कि एक फुल एडर, 2 हाफ एडर और एक और गेट से बना है, और यहां से हमारा आ गया था तीसरा इनपुट। तीसरे इनपुट का हमने दूसरे इनपुट के साथ क्या किया था, जोर किया था, सॉरी पहले आउटपुट के साथ, और यहां से क्या मिल गया था, सम। फिर हमने क्या किया था कि पहले आउटपुट और तीसरे इनपुट का हमने एंड भी लिया था, और फिर दोनों एंड गेट के आउटपुट्स का क्या ले लिया था, अब ये इनपुट्स क्या क्या थे, ये था AI, BI, CI, यह आउटपुट था SI, और ये था CI प्लस 1। नेक्स्ट स्टेज की कैरी। अब देखो, इसमें मैं हर गेट का डिले दे देता हूं 20 नैनो सेकेंड, 20 नैनो सेकेंड, ठीक है, 10 नैनो सेकेंड, 10 नैनो सेकेंड, और 5 नैनो सेकेंड, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने पैरेलल एडर के अंदर तुम्हें बताया, पैरेलल बाइनरी एडर के अंदर, कि t इक्वल टू 0 पे क्या क्या अवेलेबल होता है, t इक्वल टू 0 पे दोनों 4-4 बिट के नंबर और इनिशियल कैरी मेरे पास अवेलेबल होती है। इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, इसके बाद हम एडिशन स्टार्ट करते हैं। दूसरी बात मैंने क्या बताई, अगर एक एडर से दूसरे एडर तक कैरी नहीं जा रही है या कैरी 0 है, तो अगला एडर पिछले एडर का इंतजार नहीं करेगा, सम करने के लिए वो अपना सम कैलकुलेट कर लेगा। अब देखो, एक एग्जांपल लेते हैं, डिले कैसे निकालोगे। मैं 2 नंबर्स ले लेता हूं, कुछ भी रैंडम नंबर ले लो, ठीक है, मैंने ये ले लिया, और इनिशियल कैरी भी ले लो 1। अब ना पहले ऐड करो जरा, पहले ऐड करते हैं। देखो, अब अगर ऐड करते हो तो 1 1 1 1 1 1 का सम 3, यानी सम 1 कैरी 1 प्लस 0 प्लस 0 सम 1 कैरी 0, 0 प्लस 0 प्लस 1 सम 1 कैरी 0 1, ठीक है, और कैरी 0। अब इसका मतलब देखो क्या है कि पहले एडर से दूसरे एडर तक तो कैरी गई है, बट इधर से इधर और सेकंड लास्ट स्टेज में कोई कैरी नहीं जाती है, ठीक है। अब 1 बाय 1 डिले की बात करते हैं। पहले S0 में डिले देखता हूं। अब देखो, सम निकालने के लिए हमें क्या देखना है कि पहले जोर गेट का आउटपुट कब मिलेगा, 20 नैनो सेकंड पे मिल जाएगा। भाई जोर गेट का आउटपुट, देखो एक चीज समझो, चारों एडर को ये दोनों इनपुट कब मिल चुके हैं, t इक्वल टू 0 पे मिल चुके हैं। मैंने बोला t इक्वल टू 0 पे ये दोनों नंबर्स और ये कैरी
पूरा एडर को दे दिया जाता है। अगर चारों नंबर दे दिए गए हैं, चारों बिट दे दी गई हैं, तो पहला जोर गेट किस पे डिपेंडेंट है, ए आई बी आई, और पहला एंड गेट भी किस पे डिपेंडेंट है, ए आई बी आई। तो चारों बिट के लिए इनका जो आउटपुट है वो कब मिल जाएगा, 20 नैनोसेकंड और 10 नैनोसेकंड। दोबारा समझो, चारों एडर के लिए ए और बी वाले इनपुट कहां आ जाते हैं, 0 पे। अगर 0 पे दोनों इनपुट अवेलेबल हैं तो जोर गेट कब आउटपुट देगा, 20 पे, और एंड गेट कब आउटपुट देगा, 10 पे। और ये चारों एडर के लिए होगा क्योंकि ये दोनों इनपुट कहां मिल चुके थे, t इक्वल टू 0 पे। इंतजार किसका था, इंतजार था कैरी का। बट ये दोनों गेट कैरी से नहीं जुड़े हैं तो इनको कैरी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। चारों बिट में दोनों गेट अपना अपना आउटपुट दे चुके होंगे, 20 नैनोसेकंड और 10 पे। अब देखो एस नॉट की बात कर रहा हूं, इनिशियल कैरी एस नॉट के लिए कौन सी कैरी इनपुट थी, सी नॉट। वो कहां आ गई थी, 0 पे आ गई थी। अब इसका आउटपुट आया 20 पे, ये आ गई थी 0 पे। तो जोर गेट को जब तक दोनों नहीं मिल जाते वो आउटपुट नहीं बता सकता। तो एक इनपुट आ रहा है 0 पे, एक इनपुट आ रहा है 20 पे। तो वो क्या करेगा, वो दोनों का लेगा मैक्सिमम। मैक्सिमम किस किस का लेगा, एक्सोर गेट 1 का और कैरी का। इन दोनों में से जो लेट आता है उस तक वो इंतजार करेगा, क्योंकि जब तक दोनों इनपुट नहीं आ गए वो आउटपुट नहीं दे सकता है। ठीक है, उसके बाद ये कितना टाइम लेगा, अपना खुद का टाइम जो कि है टी एक्सोर 2। इसको सेकंड गेट बोल रहा हूं, इसको फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड। ठीक है, अब ये कितना होगा देखो, ये होगा मैक्सिमम ऑफ टी एक्सोर 1 कितना है, 20 नैनोसेकंड। इनिशियल वाले के लिए कैरी कहां आ गई थी, 0 पे। तो कितना आ गया, 40 नैनोसेकंड आ गया। ठीक है भाई, तो ये 40 नैनोसेकंड आ गया। अब कैरी की बात कर लो, देखो यहां से तो कैरी जनरेट होकर जा रही है ना। अगर कैरी जनरेट होकर के जा रही है तो कब जाएगी, देखो अगर ये दोनों बिट 1 हो गई, ये ए और बी अगर दोनों 1 हो गए, तो इस गेट का आउटपुट 1 आ जाएगा। 1 कितने टाइम पे आ जाएगा, 10 नैनोसेकंड पे। और इस गेट का आउटपुट किससे जुड़ा है, और से। अब यहां आउटपुट कब आ रहा है, 20 पे। तो ये एंड गेट अपना आउटपुट कब देगा, 20 प्लस 10 30 पे। तो ये वाला इनपुट पहुंचा 10 पे और ये 20 प्लस 10 होके पहुंचा 30 पे। लेकिन अगर ये आउटपुट 1 था और गेट के अंदर अगर एक भी नंबर 1 हो जाए तो उसे दूसरे नंबर का इंतजार नहीं करना पड़ता। ये मैंने तब भी बताया था जब हम फुल एडर का डिले निकाल रहे थे। एंड गेट का अगर एक इनपुट 0 हो जाए तो दूसरे का इंतजार नहीं करेगा, और गेट का एक इनपुट 1 हो जाए तब भी वो दूसरे का इंतजार नहीं करेगा। तो इसका एक इनपुट 1 हो गया, क्योंकि ए और बी दोनों 1 है ना, ये दोनों ए बी है। ए बी अगर 1 है तो एंड गेट का आउटपुट 1 कितने नैनोसेकंड पे, 10 पे। तो अब ये अगले के लिए नहीं रुकेगा, 10 पे यहां 1 आ रहा है तो 10 प्लस 5 ये कितने पे 1 दे देगा, 15 पे। तो C1 आ जाएगा T and 2 प्लस T और 15 नैनोसेकंड। अब देखो भाई, पहली स्टेज से दूसरी स्टेज में कैरी जा रही थी। जब कैरी जा रही थी तो वो अपना सम लेना शुरू नहीं कर सकता। जब तक उसे कैरी ना मिल जाए वो अपना एडिशन नहीं स्टार्ट कर सकता। अपना एडिशन वो कब स्टार्ट करेगा, जब कैरी मिलेगी। कैरी कब मिल रही है, 15 नैनोसेकंड पे। तो सम 1 कब शुरू होगा, 15 नैनोसेकंड पे कैरी आ रही है। तो देखो ये आउटपुट कब मिल रहा है, 20 पे। कैरी कब पहुंच रही है, 15 पे। तो हम क्या लेते हैं, मैक्सिमम ऑफ टी एक्सोर 1 और टी कैरी। कैरी पहुंच रही है 15 पे ये वाली, और सम कितने पे मिल रहा था, 20 पे। प्लस दोनों में से जो लेट आया उसमें किसका डिले ऐड हो जाएगा, टी एक्सोर 2 का। अब देखो इसका क्या मतलब बना, मैक्सिमम ऑफ 20, 15 प्लस 20 कितना आ जाएगा, 40 नैनोसेकंड।
ठीक है, ये बात समझ आ रही है। इस जोर गेट को दो इनपुट की जरूरत है, पहले जोर का आउटपुट और दूसरी कैरी। कैरी आ गई 15 पे, जोर का आउटपुट आ गया 20 पे। मैंने अभी भी बताया था, देखो भूलना नहीं है कि ये दोनों गेट अपना अपना आउटपुट इंडिपेंडेंट देते हैं कैरी से। तो इनमें चारों एडर के अंदर ये वाला आउटपुट कितने टाइम पे मिलेगा, 20 पे, और ये मिलेगा 10 पे। इसको कैरी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तो सम कितने पे आ गए, 40 पे। अब देखो कैरी कितने पे मिलेगी। अब दोनों नंबर थे 0 0, दोनों नंबर 0 0 थे, तो इस एंड गेट का आउटपुट क्या आ गया, 0। अगर और गेट के अंदर एक इनपुट 0 हो जाए तो क्या वो दूसरे का इंतजार करेगा, करेगा। अगर एक इनपुट 1 होता है तब दूसरे का इंतजार नहीं करता, एक 0 होने पे इंतजार करना पड़ेगा। अब देखो ये वाला इनपुट आया इसके पास 20 पे, ये 20 पे पहुंचा और कैरी पहुंची 15 पे। कैरी कितनी थी, 1 थी। तो जब तक दूसरा इनपुट नहीं मिल जाएगा एंड गेट अपना आउटपुट नहीं दे सकता। अगर कैरी 0 गई होती तो एंड गेट दूसरे का इंतजार ही नहीं करता। अब कैरी पहुंची 15 पे, बट कैरी कितनी थी, 1। तो जब 1 थी तो दूसरे का इंतजार करेगा। दूसरा कब मिल रहा है, 20 पे। तो आउटपुट कब आएगा, 20 + 10 30 पे। और गेट का आउटपुट कब आएगा, 30 + 5 35 पे। तो ये हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ टी XOR 1, TC प्लस TA2 प्लस टी और। तो ये आ जाएगा 35 नैनोसेकंड। अब अगले सम पे आ जाओ, S2। अब देखो दूसरी स्टेज से तीसरी स्टेज, दूसरी स्टेज से तीसरी स्टेज कोई कैरी नहीं गई। जब कोई कैरी गई ही नहीं तो इंतजार करने की तो जरूरत ही नहीं थी। तो इसका सम कब आएगा, तो इसको कैरी की जरूरत नहीं है, कैरी क्या थी, 0। तो ये वाला आउटपुट कब आया, 20 पे, और 20 + 20 अगला कब आएगा, 40 पे। तो अगला सम आ जाता है 40 पे। ये बात समझ आ रही है। देखो ये वाली कैरी जब तक जनरेट नहीं हुई थी तब तक क्या रही होगी, 0, और जनरेट होने के बाद भी क्या आई, 0। तो एक्चुअल में इसका डिले 35 नैनोसेकंड ना लेके क्या लेना पड़ेगा, 0 नैनोसेकंड। क्यों कह रहा हूं 0 नैनोसेकंड, दोबारा समझो। ये कैरी इनिशियली क्या थी, 0 थी। किसकी बात कर रहा हूं, C2 की। जब तक सर्किट नहीं चल रहा था तब तक सारे सिग्नल क्या थे, 0। तो C2 भी क्या था, 0। जब नंबर्स ऐड हुए तब भी C2 क्या निकल के आया, 0। तो मेरे को C2 में तो ट्रांजिशन दिखा ही नहीं। C2 पहले भी 0 था, C2 अब भी 0 है। जब ट्रांजिशन ही नहीं आया तो डिले की बात नहीं कर सकते। डिले क्या लेना पड़ेगा, 0 नैनोसेकंड। क्योंकि याद करो जब वेवफॉर्म बना रहे थे तो डिले कब देखते थे, जब कोई वेवफॉर्म में 0 से 1 या 1 से 0 जाती है। डिले इज ऑलवेज मेजर्ड एट द ट्रांजिशन। Since there is no transition in C2, we cannot measure the delay, और delay will be 0 नैनोसेकंड। तो मैंने क्या बोला, जब ये कैरी परमानेंटली 0 है तो इस एडर को, कौन से एडर को, तीसरे एडर को कैरी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। पहले जोर गेट का आउटपुट आया 20 पे और अगले का आया 20 + 20 40 पे। अब देखो क्या तीसरा वाला सम कैरी बना रहा है, ये कैरी नहीं बना रहा। अगर ये कैरी नहीं बना रहा तो इसकी कैरी का डिले भी क्या रहेगा, 0 नैनोसेकंड। ठीक है, अगले सम पे आ जाओ। जब पिछली कैरी आई ही नहीं तो सम कितने पे मिलेगा, 20 + 20 40 नैनोसेकंड। लेकिन अब देखो यहां पे कैरी जनरेट हो रही है क्या, ये भी कैरी जनरेट नहीं हो रही, तो कैरी का टाइम क्या होगा, 0 नैनोसेकंड। अब जितने भी डिले निकाले उनमें मैक्सिमम लेना है। तो डिले हमारे पास क्या क्या आए हैं, 40 15 40 40 40। तो कितना मैक्सिमम टाइम हो गया, 40 नैनोसेकंड। ठीक है, तो 40 नैनोसेकंड हो गया मैक्सिमम, सॉरी 40 नैनोसेकंड हो गया एक्चुअल डिले। जबकि मैक्सिमम डिले का तरीका मैंने क्या बताया था, T सम + n-1 T कैरी। तो वाला फॉर्मूला तब चलता है जब मैक्सिमम डिले की बात हो। अगर इनपुट देकर के डिले निकलवाएगा तो वो फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये वाला क्लियर हुआ। अब देखो ऐसे मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा पलट देता हूं।
अब मान लो एंड गेट का आउटपुट मैंने दे रखा है 15 नैनो सेकंड पे आएगा और गेट का 10 नैनो सेकंड, और मैं इनपुट भी चेंज कर देता हूं। दोबारा यही एग्जांपल देखते हैं, बट मैंने इनपुट्स बदल दिए। अब मैं इनपुट ले रहा हूं 1100 और 0100। ए मैं ले रहा हूं 1100 और बी ले रहा हूं 0100, और इनिशियल कैरी इनपुट मैं ले रहा हूं 0। ठीक है, इनिशियली कैरी इनपुट लिया जा रहा है 1। ठीक है, तो एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई जरूर करो कि किस तरह से इसका आंसर निकालो। ठीक है, और अगर ट्राई कर चुके हो तो सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखो, यहां 3 बिट पहले ऐड कर लो, सब 3 बिट ऐड हुई है, 0 + 0 + 1 1 आ गया। यहां पे कोई कैरी नहीं गई, 0 + 0 0, फिर कोई कैरी नहीं गई। 1 + 1 2 होता है, सम 0 कैरी 1। अब की बार यहां कैरी जा रही है, 1 + 1 सम 0 कैरी 1। ठीक है, तो ये आएगा। अब डिले की बात करते हैं। देखो अब क्या हो रहा है, तुमने सारे इनपुट, मैंने क्या बोला था, 4-4 बिट के नंबर कितने टाइम पे लग जाते हैं, 0 पे, और इनिशियल कैरी भी कब मिल चुकी होती है, 0 पे। अब शुरू करते हैं। पहला एक्सओर गेट, दोनों इनपुट 0 0 है, आउटपुट क्या आएगा, 0। ठीक है, अब ये आउटपुट आया 0, कितने नैनो सेकंड पे आया, ये 20 नैनो सेकंड पे। अब कैरी कितने पे आ गई थी, 0 पे। कैरी 0 पे आ गई थी और ये 20 पे आ रहा है, तो 0 और 20 में कितना आएगा, मैक्सिमम क्या लोगे, मैक्सिमम लोगे 20 नैनो सेकेंड। मैक्सिमम जब 20 लोगे तो कितने टाइम पे सम आएगा, सम तुम्हारा इनिशियली आएगा 40 नैनो सेकेंड पे। कैसे, 20 नैनो सेकेंड पहले का डिले और 20 नैनो सेकेंड दूसरे का डिले, तो सम कितने पे आएगा, 40 पे। तो देखो यही फॉर्मूला लगाओगे, मैक्सिमम ऑफ टी एक्सओर 1 और टीसी प्लस टी एक्सओर 2, तो मैक्सिमम ऑफ 20,0 प्लस 20 कितना आ गया, 40 नैनो सेकंड। तो पहला सम तुम्हें मिलेगा 40 नैनो सेकंड पे। अब कैरी की बात करें, कैरी तो बनी नहीं है, कैरी नहीं बनी तो इसका डिले क्या लोगे, इसका डिले आएगा 0 नैनो सेकंड। जब कैरी नहीं बनेगी तो कैरी पहले भी 0 थी, बाद में भी 0 है, तो उसके अंदर ट्रांजिशन नहीं है, तो उसका डिले क्या लिया जाएगा, 0। अब अगले पे आ जाओ, सम पे। अगले सम में भी क्या लोगे, एक्सओर और कैरी का मैक्सिमम। अब इस एक्सओर का वैल्यू कितना है, 20, और कैरी कितना है, 0, तो 20 और 0 का मैक्सिमम 20 + 20 40। कैरी 2 की बात कर लेते हैं। कैरी 2, यहां कोई कैरी बन रही है क्या, नहीं बन रही, तो कैरी 2 भी क्या लोगे, कैरी 2 भी लिया जाएगा 0 नैनो सेकेंड। ठीक है, अब इतना आने के बाद सम 2 की बात करते हैं। जब कैरी 2 0 आ रहा है तो यानी सम कैरी का इंतजार नहीं करेगा, तो कितना आएगा सम, 20 + 20 कितने नैनो सेकेंड पे आ जाएगा, 40 पे। लेकिन अब यहां कैरी बन रही है, देखो तीसरी स्टेज से चौथी स्टेज में क्या जा रही है, कैरी। जब कैरी जा रही है तो दोनों बिट देखो, दोनों बिट कितनी कितनी है, 1 1 है, दोनों बिट 1 1 है, तो यहां 1 आ जाएगा, कितने नैनो सेकंड पे आ जाएगा, 15 पे। जब ये 15 पे 1 आ गया और गेट का एक इनपुट 1 हो गया, तो वो दूसरे का इंतजार नहीं करेगा। यहां 1 आ जाने से 1 का और क्या आएगा, 1 ही आएगा। कितने डिले पे, एंड गेट का आउटपुट कब आ रहा है, 15 नैनो सेकेंड, और कितना डिले दे रहा है और गेट, 10, तो कितना आ गया, 25। ये बात समझ आई। अगेन दोबारा याद रखना, पहले दोनों गेट कैरी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो चारों एडर के लिए ये दोनों गेट अपना अपना आउटपुट शुरुआत में ही दे देते हैं। तो ये आउटपुट कब मिल गया, 15 नैनो सेकेंड। तो और गेट ने दूसरे का इंतजार नहीं किया, उसमें 10 नैनो सेकेंड ऐड करके अपना आउटपुट दे दिया 25 नैनो सेकेंड पे। अब यहां कैरी गई थी, तो ये 25 नैनो सेकेंड तक इंतजार करेगा। अब क्या करोगे,
अब ये जोर गेट का आउटपुट आ रहा है 20 पे, लेकिन कैरी आ रही है 25 पे, तो ये जोर गेट कब तक वेट करेगा? 20 पे पहला आउटपुट और 25 पे दूसरा इनपुट। तो दोनों में से किसका लेना पड़ेगा? जो मैक्सिमम होता है। देखो मैक्सिमम लेते हैं ना, तो अब की बार ये 20 है और दूसरा क्या है? 25। तो ये कब तक इंतजार करेगा? 25 प्लस 20 कितना हो गया? 45 नैनोसेकंड। और कैरी कब आएगी? देखो अब कैरी इनपुट है, ये दोनों नंबर क्या थे? 0 1 0। 1 0 का एंड क्या आ गया? 0 आ गया। 1 0 का एंड 0 अगर आ गया तो और गेट अपना आउटपुट तब तक नहीं दे सकता जब तक इसे दूसरा इनपुट ना मिल जाए। ये सम मिला 20 पे, ये 20 पे कितना आया? 1 और 0 का जोर, 1 और 0 का जोर आया 1, यहां मिल गया 20 पे। और ये कैरी भी आ रही थी 1, ये कितने पे आ रही थी? 25 पे, तो ये 25 पे आया, ये 20 पे आया। एंड गेट कब देगा अपना आउटपुट? जब उसे दोनों इनपुट मिल जाए। तो वो कब मिल रहे हैं? 25 पे। 25 में 15 ऐड होके इसका आउटपुट आएगा कितने पे? 40 पे। और 40 में 10 ऐड होके इसका आउटपुट आएगा 50 पे। तो और गेट का आउटपुट कब मिलेगा? 50 नैनोसेकंड। ठीक है, तो और गेट अपना आउटपुट 50 नैनोसेकंड पे देगा। तो फाइनल कैरी कब जनरेट हो रही है? 50 नैनोसेकंड। और फाइनल सम कब जनरेट हो रहा है? 45 नैनोसेकंड। ये बात क्लियर हुई? अगर मैं तुमसे सिर्फ ये पूछता कि फाइनली सम कब मिलेगा, तो आंसर होता 45 नैनोसेकंड। और अगर मैं पूछता फाइनल कैरी कब मिलेगी, तो आंसर होता 50 नैनोसेकंड। ये चीज क्लियर है किस तरह से हम लोग डिले निकालते हैं? तो ये बात याद रखो, अगर एक स्टेज से दूसरी स्टेज कैरी नहीं जा रही है तो वो कैरी का वेट नहीं करता है, या कैरी का डिले क्या लेके चलोगे? 0। अगर कैरी जाती है तो कैरी का डिले लेना पड़ता है, लेकिन सम के अंदर हमेशा यही फॉर्मूला चलता है, मैक्सिमम ऑफ टी एक्सओर 1 टीसी प्लस टी एक्सओर 2। ठीक है, सम के अंदर हमेशा यही फॉर्मूला हमारा चलने वाला है। तो अब ये क्लियर है डिले का कंसेप्ट कैसे निकाला जाता है? डिले ठीक है। अब इसके आगे अगर बढ़ते हैं तो देखो हमने क्या बोला, जैसा हमने देखा जब डिले निकालते हैं तो डिले वर्स्ट केस क्या आता है? टी सम प्लस n माइनस 1 इंटू टी कैरी। और कैरी का डिले क्या आता है? n इंटू टी कैरी। इसका मतलब है जो डिले आता है वो किस पे डिपेंडेंट है? वो डिपेंडेंट है नंबर ऑफ बिट्स पे। तो अगर नंबर ऑफ बिट्स बढ़ाते जाओगे तो हमारा प्रोपगेशन डिले बढ़ता चला जाएगा। ये बात समझ आई? क्योंकि जब नंबर ऑफ बिट्स के प्रोपोर्शनल है तो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ बिट्स उतना ज्यादा उसका डिले। तो पैरेलल बाइनरी एडर का डिसएडवांटेज क्या होता है? दैट विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ बिट्स द प्रोपगेशन डिले इंक्रीजेस। एडवांटेज क्या होता है? द डिजाइन ऑफ पैरेलल बाइनरी एडर इज वेरी सिंपल, we just need to connect n full adders in cascade। तो एडवांटेज ये है कि डिजाइनिंग सिंपल है, डिसएडवांटेज ये है कि डिले ज्यादा है। अब डिले ज्यादा क्यों है भाई? डिले ज्यादा इसलिए है क्योंकि हर स्टेज का सम और कैरी पीछे से आने वाली कैरी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर पीछे से आने वाली कैरी पे डिपेंड करता है तो ओवरऑल डिले बढ़ता जाएगा जैसे जैसे नंबर ऑफ फुल एडर या नंबर ऑफ बिट्स बढ़ेंगे। तो अगर मुझे डिले को कम करना है तो मैं ये चाहूंगा कि कुछ ऐसा एडर बनाया जाए जिसकी मदद से मैं डिले को कम कर पाऊं। और डिले को कम करने का तरीका क्या है? कि जो सम और कैरी है वो पीछे से आने वाली कैरी से क्या बना दो? इंडिपेंडेंट। अगर पीछे से आने वाली कैरी से इंडिपेंडेंट बना दिया तो हमारा डिले रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह के एडर को बोलते हैं लुक अहेड कैरी एडर, या बहुत जगह कैरी लुक अहेड एडर। तो दोनों नाम दे सकते हो, लुक अहेड कैरी एडर या कैरी लुक अहेड एडर। लेकिन इस पे जाने से पहले मैंने एक चीज बोली थी कि मैं तुम्हें इस कैरी का सिग्निफिकेंस बताऊंगा। अब देखो, जब हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन पढ़ा था नंबर सिस्टम में,
तो सब्ट्रैक्शन कैसे पढ़ा था? 9's कॉम्प्लीमेंट की मदद से, 10's कॉम्प्लीमेंट की मदद से, 1's कॉम्प्लीमेंट की मदद से और 2's कॉम्प्लीमेंट की मदद से भी पढ़ा था। 2's कॉम्प्लीमेंट से सब्ट्रैक्शन कैसे होता है? हम क्या कहते थे, अगर a माइनस बी करना है, a माइनस बी अगर करना है तो a प्लस क्या कर दो, 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। a में अगर b का 2's कॉम्प्लीमेंट ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, a माइनस बी बन जाएगा। यही हम लोग पढ़ रखे हैं। अब ऐसा अगर करना है तो b का क्या लेना पड़ेगा, 2's कॉम्प्लीमेंट। 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हो कि b में जितनी भी बिट्स है सबका क्या ले लो, इन्वर्जन। सबका इन्वर्जन लेने के बाद उसमें क्या ऐड कर दो, 1। तो 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1's कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। तो सभी बिट्स का इन्वर्जन और बाद में एडिशन 1। अब देखो वो कैसे करोगे, ये बिट ले, ये एडर ले लो एक। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं एडर सब्ट्रैक्टर सेम सर्किट से कैसे बनते हैं। मान लो 4 बिट का पैरेलल बाइनरी एडर है। हम क्या करेंगे, इसके अंदर 4 बिट का एक इनपुट ये रहेगा, और जो दूसरा इनपुट है अगर सब्ट्रैक्टर बनाना है तो चारों बिट्स क्या जानी चाहिए, 1's कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, 2's कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए क्या लेते हो, हम ये बोलते हैं 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ b इज इक्वल टू 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ b प्लस 1, यही बोलते हैं ना। ठीक है, तो 1's कॉम्प्लीमेंट कैसे लोगे, अगर चारों बिट को क्या कर दें, इन्वर्ट। तो या तो इन्वर्टर जोड़ दो, या देखो दूसरा तरीका बताता हूं, एक एक ना जोर गेट लगा लो सब पे। जोर गेट से इन्वर्टर बन सकता है ना, इसीलिए मैं क्या यूज कर रहा हूं यहां पे, जोर गेट। ठीक है, B3 B2 B1 B0। अब अगर जोर गेट से इन्वर्टर बनाना हो तो दूसरा इनपुट क्या होना चाहिए, जोर गेट का दूसरा इनपुट होना चाहिए 1। तो हम ये बोलते हैं कि x XOR 1 इज x बार। ये चीज हम लोगों ने पढ़ी थी लॉजिक गेट के अंदर। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर 1 के साथ XOR कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, इन्वर्जन मिल जाएगा, और 0 के साथ XOR कर दोगे तो सेम इनपुट मिल जाएगा। अब लेकिन 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए यहां से 1's कॉम्प्लीमेंट तो आ गया, 1 और ऐड करना है। 1 ऐड करने के लिए क्या कर दो, यहां पे एक इनपुट दे दो m। तो यहां से क्या मिल जाएगा, अब देखो, अब मैं कहता हूं अगर m को 1 ले लो, अगर m को 1 ले लो तो 1 के साथ XOR करने से क्या मिल जाएगा, सारी बिट्स का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और 1 यहां भी आ जाएगा। तो ये जो फुल एडर था, 4 बिट का पैरेलल बाइनरी एडर था, ये क्या कर रहा था, a और b का सम और उसमें साथ में क्या ऐड कर रहा था, C0। तो जब हमने बोला 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ b क्या है, 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ b प्लस 1, तो हम लिख रहे हैं a माइनस b इज a प्लस 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, या a प्लस 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ b प्लस 1, या a प्लस b बार प्लस 1। यही कर रहे हो ना। अब देखो b का बार दे देंगे जोर गेट, और जो लास्ट में 1 ऐड होना है वो यहां आ जाएगा। अगर m को 1 रखते हो तो ये क्या बन गया, ये सब्ट्रैक्टर बन गया, और अगर m को 0 रखा, 0 के साथ XOR एज इट इज नंबर आ जाएगा, और 0 अगर लास्ट में ऐड कर रहे हो तो ये हो गया a प्लस b
तो ये हो गया एडर। तो यानी एक 4 बिट पैरेलल बाइनरी एडर से एडर और सब्ट्रैक्टर दोनों इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो अगर सब्ट्रैक्शन करना है और टूज कॉम्प्लीमेंट की मदद से करना है तो ये कैरी वाला इनपुट क्या लेके चलना पड़ेगा, 1। ठीक है, कैरी वाले इनपुट को 1 रखोगे तो a प्लस b बार प्लस 1 हो जाएगा और वो 1 कहां से आएगा, c नॉट से। तो मैंने यहाँ पे m एक बता दिया मोड इनपुट। तो m का इनपुट चेंज करके तुम ये डिसाइड कर सकते हो कि तुम एडर बनाना चाहते हो या सब्ट्रैक्टर। तो ये रीजन होता है कि कैरी इनपुट का हम लोग और भी जगह यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा ये बेहतर है कि 4 बिट का एडर किसकी मदद से बनाओ, फुल एडर से, ना कि हाफ एडर से। क्योंकि अगर हाफ एडर होते तो इनिशियल सी नॉट तो होता ही नहीं। जब सी नॉट होता ही नहीं तो ये टूज कॉम्प्लीमेंट वाला फंडा नहीं चल पाता। तो बहुत बार क्या होगा ना, क्वेश्चन में ऐसा ही सर्किट दे देगा जैसा ही मैंने तुम्हें बॉक्स की फॉर्म में बना के दिखाया। ऐसा सर्किट देके ये पूछ लेगा ये सर्किट करता क्या है, तो तुम क्या बोलोगे, इट इज अ 4 बिट सब्ट्रैक्टर। क्योंकि वो क्या कर रहा है, ए में बी का टूज कॉम्प्लीमेंट वो ऐड कर रहा है। तो वो क्या हो गया, 4 बिट का एक सब्ट्रैक्टर हो गया। अब देखो जैसा मैंने बताया तुम्हें कि अगर हम ये चाहते हैं कि डिले कम करना है तो हम लोग दूसरे एडर पे जाते हैं और दूसरे एडर का नाम क्या है हमारा, लुक अहेड कैरी एडर। तो ये याद रखना, पैरेलल बाइनरी एडर का ड्रॉबैक क्या होता है, उसका ड्रॉबैक ये है कि उसके अंदर जैसे जैसे नंबर ऑफ बिट्स बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही तुम्हारा डिले भी इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, अब देखो लुक अहेड कैरी एडर का फंडा क्या होता है। हमने कैरी के 2 एक्सप्रेशन पढ़े हैं। देखो एक तो एक्सप्रेशन ये था ai bi प्लस bi ci। एक मैंने ऑल्टरनेट एक्सप्रेशन और कराया था जो प्रोपगेशन और जनरेशन की टर्म्स में कराया था, वो ये था ai bi प्लस ai XOR bi इनटू ci, यही था। अब इसमें हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं gi प्लस pi ci, where pi is propagation term जिसको हमने बोला ai XOR bi और gi इज कैरी जनरेशन टर्म। क्योंकि देखो अगर ai और bi दोनों 1 हो गए तो ai इंटू bi क्या हो जाएगा, ai डॉट bi 1 हो जाएगा। तो gi 1 हो गया, gi अगर 1 हो गया तो कैरी 1 आएगी, आगे क्या लिखा है उससे फर्क नहीं पड़ता है। यही चीज मैंने तुम्हें बताई थी कि 2 तरह की कैरी होती है, कैरी जनरेटेड और कैरी प्रोपोगेटेड। कैरी प्रोपोगेटेड का मतलब है पीछे से आने वाली कैरी आगे प्रोपोगेट होगी। देखो इसका मतलब समझो, if ai इक्वल टू 1 bi इक्वल टू 0 और ai इक्वल टू 0 bi इक्वल टू 1, अगर ऐसा होता है तो जोर क्या आएगा, दोनों का 1 आएगा, तो pi हो गया 1। और एंड क्या आएगा, दोनों का 0 आएगा। तो कैरी i प्लस 1 क्या होगी, 0 प्लस 1 इंटू ci। यानी पीछे से आने वाली कैरी आगे प्रोपोगेट कर गई, इसीलिए तो बोलते हैं प्रोपोगेशन टर्म। और ऐसे ही अगर ai और bi दोनों 1 हो गए तो ci प्लस 1 क्या हो जाएगा, gi हो जाएगा 1 और 1 और 1 का जोर 0, तो ये क्या हो गया 1। यानी दोनों नंबर अगर 1 होते हैं तो आगे कैरी जाना कंपलसरी है, चाहे पीछे से कैरी आए या नहीं आए। और अगर एक 1 और एक 0 होता है तो जो कैरी पीछे से आ रही है वही आगे जाएगी, पीछे से 1 आया तो 1 ही जाएगा, पीछे से 0 आया तो 0 ही जाएगा। अब देखो हम ये बोलते हैं एट t इक्वल टू 0 हमारे पास क्या क्या होता है, a3 a2 a1 a0 and b3 b2 b1
B naught and C naught is available। मेरे पास सारे इनपुट आ चुके होते हैं। अब ये जो PI और GI हैं, ये PI और GI किस पे डिपेंडेंट है? A और B पे। तो PI और GI सबके लिए इवैल्यूएट कर सकते हो। तो हम ऐसे लिख लेंगे P3 is A3 XOR B3, P2 A2 XOR B2, P1 A1 XOR B1 and P naught A naught XOR B naught। ठीक है। और ऐसे ही G3 A3 B3, G2 A2 B2, G1 A1 B1 and G naught A naught B naught। ये सारी चीजें जनरेट हो गई। ठीक है, क्योंकि मेरे पास 4-4 बिट के दोनों नंबर आ चुके थे, तो मैं ये सभी टर्म्स को जनरेट कर सकता हूं। अच्छा देखो, ये तो कैरी की बात हुई। अगर सम निकालना हो तो सम कैसे निकालते हैं? सम क्या होता है? AI XOR BI XOR CI, यही होता है ना। AI XOR BI को क्या लिखा है? PI। तो PI XOR CI। अब देखो ये सारी टर्म आ गई। अब मैंने क्या बोला था? पैरेलल बाइनरी एडर में डिले क्यों था? क्योंकि अगली स्टेज हमेशा पीछे से आने वाली कैरी का इंतजार करती है। तो हर एक स्टेज की कैरी निकालते हैं। देखो C1 मुझे बताओ, पहले क्या निकाल लेते हैं? S0 निकाल लेते हैं। S0 हो जाएगा P0 XOR C0। और C1 क्या होगा? C1 यहां से बताओ, G0 प्लस P0 C0। तो जब तुमने G0 और P0 निकाल लिए हैं और C0 मुझे गिवन था, तो मैं क्या निकाल सकता हूं? C1। अब ऐसे ही S1 देखो क्या होगा? P1 XOR C1। बट इस लॉजिक से जाओगे तो इसे C1 का इंतजार करना पड़ेगा, तभी क्या बन सकता है? S1। लेकिन यहां क्या करो, यहां C1 की वैल्यू डाल दो। अब देखो, अब तो इसे इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अब अगर इसे इंतजार करने की जरूरत नहीं है तो क्या मिल सकता है? सम। और C2 क्या हो जाएगा? C2 क्या हो जाएगा भाई? G1 प्लस P1 C1। अगेन क्या करो, C1 की वैल्यू डाल दो। G1 प्लस P1 G0 प्लस P1 P0 C0। अब देखो C2 डायरेक्टली कैलकुलेट हो सकता है, उसे पीछे वाली कैरी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन क्या हो गया? बड़ा एक्सप्रेशन बन गया। ऐसे आ जाओ S2 पे। S2 क्या होगा? P2 XOR C2। और C3 क्या होगा? G2 प्लस P2 C2। अब C2 की जगह वैल्यू डाल दो। क्या था? G1 प्लस P1 G0 प्लस P1 P0 C0। तो अगेन देखो, कैरी को पीछे की कैरी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, उसका एक्सप्रेशन कैरी से क्या है? इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं सारी कैरी बना सकता हूं बिना पीछे की कैरी का इंतजार किए। इसीलिए इसे बोलते हैं लुक अहेड कैरी एडर, यानी आगे वाली कैरी को भी देख सकते हो बिना पीछे वाली कैरी का इंतजार किए। ठीक है, इससे हुआ क्या? इससे डिले कम हो जाएगा, हमें कैरी का वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बात क्लियर है? अब देखो, ये एडर को दिखाते कैसे हैं। मेरे पास ये लॉजिक एक्सप्रेशन आ गए। एक काम और करते हैं, एक और निकाल लेते हैं, लास्ट जो बचा है। S3 होगा P3 XOR C3 और C4 क्या होगा? G3 प्लस P3 C3, यानी G3 प्लस P3 G2 प्लस P3 P2 G1 प्लस P3 P2 P1 G0 प्लस P3 P2 P1
पी नॉट सी नॉट। ठीक है, तो ये सारे लॉजिक एक्सप्रेशन आ गए हर एक टर्म का। अब इसका लुक अहेड कैरी एडर कैसे बनाओगे? या इसको और थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। अब देखो, सबसे पहले मेरे को P3 और G3 बनाने हैं। P3 और G3 कैसे बनते हैं? एक तो जोर गेट लेना पड़ता है और एक एंड गेट लेना पड़ता है। ये जोर और एंड की जगह जो है ना, चाहो तो क्या ले सकते हो, एक हाफ एडर। ठीक है, ये P3 G3 हो गए। ऐसे ही बनाओगे P2 और G2। यहां आएगा A2 B2। ऐसे ही नेक्स्ट बनाओगे P1 और ये नेक्स्ट आएगा G1। ये हो गया A1 B1। और लास्ट बनाएंगे P0 और ये हो गया G0। ठीक है, A0 B। और लास्ट इनपुट क्या रहेगा? C0। ठीक है, तो ये सारे इनपुट आ गए जो हमें चाहिए थे। P और G मैंने बना लिया। अब इसके बाद अगर मुझे C1 बनाना है तो वो है G0 प्लस P0 C0। तो G0 प्लस P0 C0। तो मैं क्या करता हूं, देखो P0 C0, इन दोनों को एक एंड गेट में डाला और G0 के साथ क्या कर दिया, उसका और कर दिया। तो यहां पे क्या मिल गया मुझे? C1 मिल गया। S0 कैसे मिलता? S0 मिलता P0 XOR C0। तो यहां से हम P0 और C0 का अगर XOR कर लें तो यहां पे क्या मिल जाएगा? S0। ठीक है, अब अगला S1 कैसे मिलेगा? P1 XOR C1। तो जो C1 मिल रहा है उसका P1 के साथ क्या कर दो? XOR कर दो, तो ये मिल गया S1। ठीक है, अब C2 कैसे बनेगा? G1 प्लस P1 G0। ये एक्सप्रेशन देखो, G1 प्लस P1 G0 प्लस P1 P0 C0। तो और हमें करना है, और के अंदर 3 इनपुट आने चाहिए। पहला आएगा G1, दूसरा आएगा P1 G0, दूसरा आएगा P1 G0 और तीसरा आएगा, इस तरह 3 इनपुट होंगे P1 P0 C0। और यहां पे क्या मिल जाएगा हमें? C2 मिल जाएगा। अब P2 XOR C2 से क्या बना लोगे? P2 XOR C2 से बना लोगे S2। ठीक है, इसी तरह से ये डिजाइन आगे कंटिन्यू हो जाएगा। अगली बार C3 बनाओगे, पूरा एक्सप्रेशन लिख के एंड और गेट की मदद से, और C3 से क्या बनाओगे? S3। फिर क्या बना लोगे? C4। तो कैरी हमेशा किससे जनरेट हो रही है? एंड गेट और गेट की असेंबली से। ठीक है, अब देखो, अगर मैं ये पूछता हूं कि कैरी में कितना डिले आएगा, जरा देखें एक बार। अगर यहां हम बात करें कैरी में कितना डिले बनता है, तो पहले देखो P वाला इनपुट बनाने में कितना डिले आएगा। P किसकी मदद से बन रहा है? XOR की मदद से।
तो पीआई का जो डिले है वो कितना है, टी एक्सॉर, और जीआई का जो डिले है वो कितना है, टी एंड, क्योंकि जीआई जो बन रहा है वो एक एंड गेट से बन रहा है। अब कैरी बनाने के लिए क्या यूज हो रहा है, पीआई जीआई तो हो ही रहा है, और साथ साथ क्या यूज हो रहा है, एक एंड गेट और एक और गेट। तो कैरी के अंदर जो डिले आएगा वो कितना आएगा, टी एंड, पहले करोगे मैक्सिमम ऑफ टी एक्सॉर और टी एंड। मैंने मैक्सिमम क्यों लिया, देखो कैरी बनाने के लिए पी और जी दोनों का यूज करना है, तो कौन सा टाइम ले, पी वाला डिले लोगे या जी वाला, दोनों का मैक्सिमम ले लो, क्योंकि मैक्सिमम वाले टाइम पे दोनों आ चुके होंगे। इसके बाद क्या डिले ऐड हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा डिले ऐड एक एंड गेट का और एक और गेट का, क्योंकि दो स्टेज का सर्किट है ना, पहले सारे एंड गेट्स है और फिर उसके बाद क्या है, और गेट। तो ये आ गया कैरी का डिले। सम का डिले क्या होगा, सम के लिए देखो तुम्हें कैरी चाहिए, सम के लिए हमें कैरी का डिले चाहिए प्लस एक एक्सॉर गेट, क्योंकि कैरी के बाद एक एक्सॉर और लगता है। तो ये हो गया मैक्सिमम ऑफ टी एक्सॉर कॉमा टी एंड प्लस टी एंड प्लस टी और प्लस टी सॉ, क्योंकि कैरी बनने के बाद तो सम बना रहे हो, कैरी एक बार आ गई तो प्रोपोगेशन और कैरी की मदद से क्या बन रहा है, सम। तो ये क्या आ गए, डिले आ गए। लेकिन इसमें फायदा क्या हुआ, सभी सम और सभी कैरी सबका डिले है सेम, जबकि पैरेलल बाइनरी एडर में क्या होता है, डिले बढ़ता चला जाता है, कैरी का डिले हर स्टेज में ऐड होता जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो ओवरऑल डिले मिलता है ज्यादा, यहां डिले मिलेगा कम। लेकिन देखो पैरेलल बाइनरी एडर में सिर्फ क्या यूज हुए थे, एंड फुल एडर यूज हुए थे। अब की बार क्या यूज हो रहा है, जोर गेट, एंड गेट, और गेट, जोर गेट। इसके अंदर हार्डवेयर बहुत ज्यादा है, तो इसके अंदर नुकसान क्या है कि कैरी लुक अहेड एडर के अंदर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है या कॉस्टिंग ज्यादा होती है, बट डिले कम होता है। पैरेलल बाइनरी एडर की कॉस्टिंग कम होती है, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट कम होती है, बट उसका डिले ज्यादा होता है। तो दोनों एडर के अंदर मेनली हमारा यही डिफरेंस आता है। अब अगर मैं इसमें रिक्वायरमेंट पूछूं एंड गेट और गेट कितने लगेंगे, देखो 4 बिट्स की बात कर लेते हैं। 4 बिट में देखो एक एक तो जनरेशन में लग जाएगा एंड गेट, तो एंड गेट की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, एक एक लग गया जनरेशन में। अब आगे देखो इसके अंदर एक एंड गेट आया, C2 में 2 एंड गेट आए, C3 में 3 एंड गेट आते और C4 में 4 आते, तो 1 + 2 + 3 + 4, तो कितना हुआ ये 4 प्लस कितना हो गया 7 to 9 और एक 10। तो इसके अंदर देखो ऐसा भी तो लिख सकते थे 4, चलो अब इसको ऐसे ही रहने दो 14। और गेट कितने लगेंगे, और गेट तो हर कैरी के लिए एक है, तो C1 C2 C3 C4 चारों कैरी के लिए एक एक और गेट, और गेट कितने हुए 4 हुए। अब इसी को अगर n बिट पे लेके जाओ तो एंड गेट कितने लग रहे हैं, देखो 4 तो हर एक जनरेशन के लिए लग रहे हैं, तो 4 अगर जनरेशन के लिए लग रहे हैं तो n बिट में लगेंगे n, 4 बिट में अगर 4 एंड गेट जनरेशन में लगते हैं तो n बिट में कितने लगेंगे n। अब बात है आगे, देखो आगे कैसा सम हुआ 1 + 2 + 3 + 4, n होते तो क्या होता 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n। n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है n + 1/2, ठीक है। तो n एंड गेट बाहर लग रहे हैं बॉक्स के और n + 1/2 अंदर लग रहे हैं, और गेट कितने लगेंगे, और गेट लगेंगे n, 4 बिट में 4 लग रहे थे तो n बिट में n लग जाएंगे। तो अगर मैं ये पूछूं कि अंदर कितने लगेंगे
तो अंदर में तो सिर्फ कितने लगेंगे n इंटू एन प्लस 1/2 और अगर टोटल निकालोगे एंड गेट तो बाहर भी लगते हैं टू जनरेट द g टर्म तो हो जाएगा n प्लस n इंटू एन प्लस 1/2। ये बात क्लियर हुई। अब देखो इसमें डिले का एक क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन लिखना in a 4-bit look ahead carry adder in a 4-bit look ahead carry adder implementation is done with the help of available gates gates का नाम लिखो not and or NAND NOR not and or NAND NOR ये सभी गेट अवेलेबल हैं। कैलकुलेट द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड to generate final sum output if each gate has a delay of 1 unit अब इसमें हमें गेट बताए हैं कौन कौन से हैं एंड और नॉट नैंड नॉर। तो देखो यहां तो एंड और बनते हैं, जोर तुम्हारे पास नहीं है तो जोर बनाना पड़ेगा। अब देखो एक्सोर कैसे बनाओगे ये चीज समझो। ए एक्सोर बी ऐसे लिख सकते हो। ए एक्स नॉर बी क्या होता है, ये होता है अगर अंदर डी मॉर्गन लॉ लगा दिया जाए, ये बन गया। तो अब देखो इसका मतलब जोर गेट कैसे बना, पहले लगा एक एंड गेट, साथ ही साथ क्या लगा एक नॉर गेट और फिर क्या लग गया एक नॉर गेट। तो कितने लेवल का सर्किट बना ये कितने लेवल कास्केडेड है, ये है पहला लेवल सर्किट का और ये है दूसरा लेवल। तो जोर गेट का प्रोपोगेशन डिले क्या होगा, हर एक गेट का 1 नैनोसेकंड है तो लेवल 1 का डिले 1 नैनोसेकंड और दूसरे का भी 1 नैनोसेकंड, 2 नैनोसेकंड कह दो या 2 यूनिट। ठीक है, तो जोर गेट का डिले मिल गया। अब इसने पूछा सम बनाने में कितना डिले आएगा। तो देखो सबसे पहले प्रोपोगेशन बनाने में कितना डिले आएगा, 2 नैनोसेकंड का। प्रोपोगेशन बनने में 2 नैनोसेकंड का डिले आया और जनरेशन किससे बन रहा है, एंड गेट से। एंड गेट का डिले कितना है 1 यूनिट या 1 नैनोसेकंड। तो यूनिट का यूज कर लेते हैं क्योंकि यूनिट हो सकता है माइक्रोसेकंड। ठीक है, तो प्रोपोगेशन और जनरेशन आ गया। अब इसके बाद कैरी बनने में कितना टाइम लगता है, कैरी के लिए प्रोपोगेशन और जनरेशन दोनों चाहिए। तो कैरी के लिए कितना लगेगा, कैरी के लिए लगेगा मैक्सिमम ऑफ प्रोपोगेशन और जनरेशन। उसके बाद 2 लेवल का सर्किट है एंड और बाद में और। तो ये क्या हो गया, दोनों का मैक्सिमम हुआ 2 यूनिट, एंड गेट का हुआ 1 यूनिट और गेट का फिर से हुआ 1 यूनिट। तो ये कितना हुआ 4 यूनिट। अब इसके बाद सम बनाने में, सम में कैरी भी लगती है और एक जोर गेट और लगता है। तो टी कैरी प्लस टी एक्सोर 4 और एक्सोर का भी निकाला है 2 यूनिट, तो कितना आ गया 6 यूनिट। ठीक है, तो सम बनने में कितना टाइम लगेगा 6 यूनिट। अब लेकिन देखो इसी क्वेश्चन में अगर मैं ये कह देता कि मेरे पास सिर्फ नैंड गेट या सिर्फ नॉर गेट है, तो जोर गेट बनाने में कितने स्टेजेस लगते। अगर जोर गेट को सिर्फ नैंड या सिर्फ नॉर से बनाते
तो 3 लेवल का सर्किट बनता है। याद करो फुल एडर में भी यूज किया है, हाफ एडर फुल एडर हर जगह यूज किया है। जोर गेट बनाने में 4 नैंड गेट लगते हैं और उसके अंदर स्टेजेस कितनी होती है? 3 स्टेजेस। 3 स्टेजेस होती तो जोर गेट का डिले कितना होता? 3 नैनोसेकंड। ये बात समझ आई? अगर जोर गेट को सिर्फ नैंड और नॉर की मदद से बनाते तो उसका डिले आता 3, उसका डिले आता 3, तो यहाँ पे कितना होगा डिले? 3, यहाँ 3 और 1 का मैक्सिमम 3, तो ये हो जाता 5 और यहाँ 5 + 3 आंसर क्या आ जाता? 8। अगर सिर्फ नैंड या नॉर गेट से बनता तो आंसर आता 8। यहाँ एंड और नॉट सब गेट अवेलेबल हैं तो कितना आया आंसर? 6। ये बात क्लियर हुई? दोबारा समझो, अगर जोर गेट को नैंड गेट से बनाता हूं 3 स्टेज का सर्किट बनता है। पहले एक नैंड आता है, फिर 2 नैंड ऊपर नीचे और फिर एक आगे, 3 लेवल होते हैं। तो डिले होगा 3 यूनिट का, 3 यूनिट का डिले होगा। तो प्रोपगेशन जोर से बनता है, जोर से बनता है, तो यहाँ डिले होगा 3 और 1 का मैक्सिमम 3 + 1 + 1 5 और इधर होता 5 + एक्सॉर कितना? 3, तो डिले कितना होगा? 8। तो इसका मतलब अगर नैंड या नॉर गेट से बनाते तो आंसर आता 8 यूनिट, और जब सारे गेट अवेलेबल है और उनसे जोर बना रहे हो तो आंसर आएगा 6 यूनिट। ठीक है, तो ये 2 तरह के मॉडिफाइड एक तरह से एडर्स होते हैं, या ये कह दो मल्टीपल बिट्स को ऐड करने के 2 मेथड हैं। पैरेलल बाइनरी एडर, जिसे एक और नाम से जानते हैं रिपल कैरी एडर। ठीक है, रिपल देखो जहां टर्म आएगा ना, रिपल टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है कि कास्केडिंग है। कास्केडिंग कैसे थी? वहां 4 फुल एडर कास्केडेड थे, एक का कैरी दूसरे में इनपुट था। तो जब एक का कैरी या एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट बनता है तो वहां हम वर्ड यूज करते हैं रिपल। तो रिपल कैरी एडर इज नथिंग बट इट इज पैरेलल बाइनरी एडर। ठीक है, तो रिपल कैरी एडर में एडवांटेज क्या था? सिंपल डिजाइन था। ड्रॉबैक क्या था कि उसका डिले नंबर ऑफ बिट्स के साथ बढ़ता है, तो ज्यादा नंबर ऑफ बिट्स ऐड करूंगा तो उसका डिले बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। फिर हमने देखा कैरी लुक अहेड एडर। कैरी लुक अहेड एडर में हमने देखा कि हर एक कैरी को इंडिपेंडेंटली जनरेट किया जाता है, और जब सबको इंडिपेंडेंटली जनरेट करता हूं तो मुझे पीछे से आने वाली कैरी का वेट नहीं करना पड़ता, तो इसमें डिले क्या हो जाता है? रिड्यूस। इसमें जैसे हर एक सम टर्म का डिले कितना रहेगा? 6 यूनिट और कैरी का कितना रहेगा? 4। जबकि पहले क्या हो रहा था? डिले ऐड होता जा रहा था। तो यहाँ कितनी भी नंबर ऑफ बिट्स यूज करो, डिले क्या रहता है? फिक्स। जबकि पैरेलल बाइनरी एडर में डिले बढ़ता है। लेकिन यहाँ नुकसान क्या है? इसके अंदर जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है वो पैरेलल बाइनरी एडर से ज्यादा है। ठीक है, तो ये हमारे एडर और सब्ट्रैक्टर की बात होती है। जब अरिथमेटिक सर्किट्स की बात करते हैं तो एडर सब्ट्रैक्टर के अंदर इतना ही। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमने काफी डिटेल में पढ़ा है वो है प्रोपगेशन डिले। हमेशा प्रोपगेशन डिले निकालने के लिए लॉजिक गेट्स का डिले ऐड होता है, बट साथ ही साथ इनपुट की स्टेट भी देखनी पड़ती है, क्योंकि जैसा मैंने बताया एंड में अगर एक इनपुट 0 तो दूसरे इनपुट का वेट नहीं करते, और में अगर एक इनपुट 1 तो दूसरे इनपुट का वेट नहीं करते। लेकिन जोर के अंदर दोनों इनपुट का वेट करना होता है, सिर्फ एक इनपुट देख के जोर का आउटपुट नहीं बताया जा सकता। तो अगर ये छोटे छोटे पॉइंट्स को याद रखोगे तो लॉजिक गेट का डिले हमेशा निकाल पाओगे। और पैरेलल बाइनरी एडर में क्या बताया? अगर एक स्टेज से दूसरी स्टेज कैरी नहीं जाती तो पिछली स्टेज कैरी का इंतजार भी नहीं करेगी। ठीक है, वो डायरेक्ट अपना सम और कैरी जनरेट करेगी। तो ये डिले वाला कंसेप्ट याद रखना। अगर टेक्निकल क्वेश्चन अच्छा बनता है तो डिले पे बनेगा, अदरवाइज सिंपल क्वेश्चन तुम इजीली टैकल कर सकते हो। बाइनरी नंबर्स को ऐड करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं। तो इसके अगले वीडियो के अंदर हम लोग कुछ और सर्किट्स देखेंगे, कुछ जनरल कॉम्बिनेशनल सर्किट, और ये देखेंगे कि उनकी वर्किंग कैसे होती है, क्या उनका पर्पस है और कैसे उन्हें डिजाइन करते हैं। लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एडर सब्ट्रैक्टर यहीं तक है, तो इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन बना सकते हो वो प्रैक्टिस कर सकते हो आगे बढ़ने से पहले। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू।